गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10 के लिए साइंस की क्लास लेकर आई हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपको इस चैनल पर आपके 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़ जाना है। और आपकी जो क्लासेस का टाइम टेबल है वो भी मैंने आप सबसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अभी तक 10th क्लास की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट आपकी यहाँ पे बना दी गई है। तो आपको चैनल पर जाना है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की जो है वो प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको वीडियो को देखने में आसानी हो जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं आपकी, जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई आपकी, तो ये सारी क्लासेस जो हैं यहाँ पर चल रही हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक शुरुआत वाली क्लासेस नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी क्लासेस का जो टाइमिंग है वो भी मैंने आप सबसे शेयर कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टाइम टेबल वाली वीडियो ना देखी हो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपकी कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस किस किस दिन चलती हैं और क्लासेस का टाइमिंग क्या है। तो चलिए फिर हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ जो आपका बायोलॉजी चल रहा है। तो बायोलॉजी में जो आपका लेसन फर्स्ट है जीवन की प्रक्रियाएं, तो इसका पार्ट 4 मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं वो आप चैनल पर जाकर उस पार्ट्स को देख सकते हैं। तो आपकी साइंस की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वहाँ चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो आपका लेसन है जीवन की प्रक्रियाएं, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे जो आपके इस लेसन के इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग आंसर होते हैं उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो आपके लेसन जो आपका है चैप्टर प्रक्रम यानी जीवन की प्रक्रियाएं, इसका जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब आपको मैं नेक्स्ट बायो की क्लास लूँगी तो वहाँ पर मैं आपको लॉन्ग जो आपके क्वेश्चन है उसको मैं कराऊंगी। और मैं यहाँ पर इसका क्यों करा रही हूँ, क्योंकि इससे आपका कई सारे क्वेश्चन जो है आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में आपके जो ये लेसन है इसका हम लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर आज कराने वाली हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेनी, क्योंकि इसी क्वेश्चन से जो है कई सारे क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो हैं आपके, इसको आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे आप जो है आप अपने जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं या जो अति लघु प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अलावा जो आपके मल्टीपल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप इससे कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करा रही हूँ ताकि इससे आपके जो भी बाकी के जो छोटे वाले प्रश्न हैं वो भी इसमें कवर होते चले जाएँ। तो चलिए फिर हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये आपका पहला विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका जो ये प्रश्न है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2013, 16 और 17 तीनों साल आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे पहला टाइप तो आपका ये हो गया। फिर इसके बाद आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन है आपका ये पूछा जा सकता है कि पोषण के प्रकार बताइए, मृतोपजीवी व परजीवी पोषण में अंतर बताइए। तो इस तरह से भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा दूसरी तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयं पोषी तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। और ये क्वेश्चन जो है आपका ये भी पूछा गया है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि पोषण की प्रक्रिया को समझाइए, ये भी आपका क्वेश्चन पोषण के अंतर्गत ही पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। फिर इसके बाद आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए या कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका लॉन्ग
हूँ वाला, ये आपका कितने तरीके से पूछा जा सकता है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपको अच्छे से यहाँ पर डिटेल में बताने वाली हूँ, ताकि आप सारे क्वेश्चन के आंसर जो है अच्छे से दे पाएँ। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, आपका यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो कितने सारे क्वेश्चन आपका एक ही प्रश्न में कितने सारे प्रश्न जो है आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो सभी का आंसर तो एक ही होगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन जो है वो घुमा घुमा के कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और इसके आंसर को फिर हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पोषण क्या है, आपका कितने तरीके से पूछा जा सकता है, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया। अब चलिए हम इसके आंसर को देख लेते हैं कि इसका आंसर हमें किस तरीके से करना है, ताकि हमें आप जो है आपका एग्जाम हो उसमें आप अच्छे मार्क्स पा सकें। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे पूछा गया है पोषण क्या है। तो सबसे पहले हमें पोषण की डेफिनेशन आपको यहाँ पे बतानी होगी कि पोषण एक्चुअली में होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो जब मैंने आपका जो बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट की थी, तो शुरुआत में ही मैंने आपको पोषण के बारे में अच्छे से डिटेल में बता दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बायोलॉजी का पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है, वो चैनल पर जाकर पहले उस पार्ट को देख ले, तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर समझ में आएंगी। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं आपका यहाँ पे पोषण के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कि सभी जीव को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जीव भोजन लेने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन और शोषण, कोशिकाओं तक पहुँचाने, कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने अथवा जीव द्रव में स्वांगीकृत करने तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की सभी क्रियाओं का सम्मिलित नाम पोषण है। तो आपका यहाँ पे क्या बताया गया पोषण की, हमें पोषण क्या है। पोषण वो है हमारा जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, और जब हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है तभी तो हम अपनी जो हमारी प्रतिदिन जो क्रियाएं होती हैं उसको हम कर पाते हैं। तो पोषण की ज़रूरत क्या है, इसीलिए ज़रूरत है ताकि हमारे शरीर में एनर्जी आ सके और हम अपने जो हमारे नित्य कार्य हैं उसको हम कर सकें, इसीलिए हमें पोषण की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपका हो गया पोषण की डेफिनेशन। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार पोषण एक जटिल क्रिया है तथा यह अनेक पदों या चरणों में पूरी होती है, जबकि पाचन पोषण की अंतर क्रिया है। तो यहाँ पर आपका पोषण के बारे में बता दिया गया। तो पोषण आपका आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि और पोषण आपको कहाँ से मिलता है, पोषण आपको भोजन से मिलता है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तभी तो हमारे शरीर में एनर्जी आती है, तभी तो हम अपना जो काम है करने का जो भी काम हम करते हैं, तभी तो अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो वीक हो जाएगा, हमारे अंदर जो है वो एनर्जी नहीं रहेगी, तो हम कैसे अपने सारे कार्य करेंगे। तो इसीलिए जो है पोषण की जो आवश्यकता है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। पोषण जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें डेली जो हम दैनिक क्रियाएं करते हैं, दैनिक क्रियाओं को करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। और पोषण हमें कहाँ मिलता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है, भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन और शोषण, कोशिकाओं तक पहुँचाने, तो सारा काम आपका किसके द्वारा थ्रू होता है, आपका जो है पोषण के जरिए आपका ये सारे कार्य किए जाते हैं। अब इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पोषण जो है आपका कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम इसको आपको देख लेते हैं कि पोषण की जो विधियाँ हैं या प्रकार हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पोषण की विधियाँ या प्रकार। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोषण के विभिन्न प्रकारों अथवा विधियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो जो आपका पोषण है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर आपका जो पोषण है आपका इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका फर्स्ट है स्वपोषण और दूसरा है आपका परपोषण। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्वपोषण के बारे में, यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए हम इसको भी यहाँ पर आपको बता देते हैं अच्छे से। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे सभी जीव स्वपोषी कहलाते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं तथा ऊर्जा का संचय करते हैं। तो वो आपका क्या होता है, ये आपके स्वपोषण कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है आपका कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं, यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन उन्हें कहा जाता है। और इसका जो आपका एग्जाम्पल है, जैसे आपके पौधे हो गए, पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है पौधे अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं।
इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा केवल हरे पौधे अपनी पर्णहरित युक्त कोशिकाओं में करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो पौधे होते हैं वो ये जो आपका स्वपोषण होता है, यानी जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन निर्मित करते हैं। इस क्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी का कच्चे पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका इसे क्या कहते हैं, इसे आपका स्वपोषण कहते हैं। तो जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसको मैंने आपको ऑलरेडी ही अच्छे से डिटेल में बता दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ना देखी हो पहले की वीडियो, पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आपका यहाँ पे हो गया स्वपोषण के बारे में। तो स्वपोषण आपका क्या होता है, ऐसे सभी जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वपोषण यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन उनको कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपके हो गए हरे पौधे। तो हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है परपोषण यानी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे सभी जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते अपितु अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। तो आपका जो परपोषण वाला होता है ये किसे कहते हैं, वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं परपोषण या हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और इन्हें विषमपोषी भी कहा जाता है। तो जितने भी आपके यहाँ पे नाम लिखे, जैसा कि आपका लिखा हुआ है परपोषण, परपोषी या विषमपोषी, तो सारे ये एक ही हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसा कि अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विषमपोषी पोषण क्या होते हैं, उनके बारे में बताइए, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। विषमपोषी या आपसे पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए परपोषी के बारे में, या आपसे पूछा जाए परपोषण के बारे में, तो इसको आपका जो डेफिनेशन होगी आपकी एक ही होगी कि वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, अन्य स्रोतों से तैयार हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हें हम परपोषण या हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नाम इसके कई सारे हैं, नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारे नाम आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेने ताकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हो कि परपोषी जीव अपने पोषण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, इसके भी कई सारे प्रकार हैं, तो उसके प्रकार को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका इसमें पहला क्या दिया हुआ है, पहला आपका इसमें दिया गया है कि प्राणी समभोजी पोषण। क्या लिखा हुआ है, प्राणी समभोजी पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणिम समभोजी कहलाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि आपका ठोस भोजन ग्रहण करने वाले, यानी जो आपके ठोस जो आपके भोजन होते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा जटिल जो आपके कॉम्प्लेक्स जो आपके भोजन होते हैं उनको ग्रहण करने वाले जीव को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन आपका इसको कहा जाता है, यानी प्राणी समभोजी उनको कहा जाता है। ये क्या करते हैं, भोजन का भक्षण करते हैं। सभी जंतु प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। तो जो जंतु होते हैं वो आपके इसी के अंतर्गत आते हैं, जो आपका लिखा हुआ है प्राणी समभोजी पोषण। इसमें आपका जो ठोस भोजन होता है उसको ये ग्रहण करते हैं, यानी जो आपके जटिल आपके भोजन होते हैं उनको ये ग्रहण करते हैं, जो होते हैं आपके प्राणी समभोजी पोषण। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है मृतोपजीवी पोषण। क्या लिखा हुआ है, मृतोपजीवी पोषण यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका लिखा हुआ है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधों तथा उनके उत्सर्जी पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे अनेक जीवाणु कवक, यानी यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतु यानी जो जंतु होते हैं जो मरे हुए होते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि जो मरे हुए जंतु होते हैं उनको भी कई सारे जीव जो हैं वो खाते हैं, और पौधे भी वो खाते हैं, यानी पौधे जो होते हैं जैसे पौधे जो सड़ जाते हैं गल जाते हैं उनको भी कुछ जानवर जो है वो खाया करते हैं। तो आपका जो इस तरह के जो जीव होते हैं जो मृत जंतुओं को खाते हैं या पौधों को खाते हैं या उनके उत्सर्जी पदार्थों आदि से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आपका कहा जाता है मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। जैसे आपके जीवाणु हो गए और कवक हो गए, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके अलावा आपका क्या दिया है, इसके अलावा आपका यहाँ पे दिया गया है परजीवी पोषण यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर या अथवा भीतर रहकर प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवित अवस्था में ही
प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। यानी यहाँ पे कहने का क्या मतलब कि जो ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर, यानी जो ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीव के शरीर यानी शरीर के बाहर से या शरीर के अंदर से भी रहकर अपन प्रत्यक्ष रूप से जीवित अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं अपना भोजन, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आपका कहा जाता है परजीवी पोषण। परजीवी जो है वो अपने पोषक यानी होस्ट जिससे वे अपना भोजन आदि प्राप्त करते हैं, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ न कुछ व्याधि अवश्य उत्पन्न करते हैं, जैसे आंतों में रहने वाले कृत्रिम व रुधिर चूसने वाले मच्छर और पौधों के विभिन्न रोग आदि। ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके आते हैं परजीवी, यानी आपका जो परजीवी पोषण होता है इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि आपका रुधिर चूसने वाला आपका यहाँ पे मच्छर लिखा हुआ है, तो मच्छर आपका क्या करता है? आपके शरीर आपके ऊपर बैठता है और आपके शरीर से जो है वो खून को चूसता है। ये आपका लिखा हुआ है ना, जैसे आपका यहाँ पे लिखा है रुधिर चूसने वाले मच्छर। तो ये आपके क्या हुए? ये आपके ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे क्या करते हैं? मच्छर भी तो आपका एक तरह से जीव ही है, उसके अंदर भी तो जान ही है। तो वो क्या करता है? वो आता है, वो हमारे ऊपर बैठता है और हमारे शरीर से जो है वो खून को चूसता है। तो उसने क्या किया? उस जो खून चूसता है वो इस तरह से उसका वो भोजन हो जाता है। जो मच्छर होता है, खून जो वो शरीर से चूसता है व्यक्ति के, तो उसका भोजन हो जाता है। तो यहीं पर आपका लिखा हुआ है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर या भीतर से रहकर प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवित अवस्था में ही प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। तो आपका यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका यही हो जाएगा, रुधिर चूसने वाला मच्छर। तो आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू आप परजीवी की डेफिनेशन अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे कि मच्छर आपके ऊपर बैठता है और वो खून चूसता है, तो यानी आपके शरीर से जो उसने खून चूसा वो मच्छर का भोजन हो गया। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका परजीवी के बारे में। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका अच्छे से ये हो गया परजीवी के बारे में। तो यहाँ पर आपका ये जो एक क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन को इसी तरह से आंसर करना है। यहाँ पर आपका कई सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी गई थी, तो आपका आंसर जो है वो एक ही हो जाएगा, चाहे आपसे जो भी पूछा जाए। जैसा कि आपसे यहाँ पे पूछा गया पोषण क्या होता है, पोषण की ज़रूरत क्यों पड़ती है और पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में बता दी हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना है। और जो मैंने आपकी अभी तक जो बायो की क्लास ली है उस क्लासेस को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वहाँ पर मैंने आपसे कई सारे टॉपिक भी डिस्कस किए हैं। अब इसके अलावा जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मैं आपको यहाँ पर इसीलिए कराई हूँ ताकि जो भी आपके टॉपिक छूट गए हैं इसके जरिए वो भी यहाँ पर कवर होते चले जाएँ। इससे आपका क्या होगा? आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी अच्छे से कवर होता चला जाएगा और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी यहाँ पर अच्छे से कवर होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और समझते हुए अच्छे से इसको याद कर लेना है। चलिए देखते हैं आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो आपके लॉन्ग आंसर में दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है? और आपसे क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका आपका क्या लिखा हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन के 4 प्रमुख महत्व बताइए। तो आप क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपका ये 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतनी बार आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं। आपका जो लिखा हुआ है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है आपका वाष्पोत्सर्जन। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पर आपका क्या लिखा है कि वह क्रिया जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों जैसे पत्तियों, हरे प्ररों आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधे के सभी वायवीय भागों से होता है, परंतु पौधों में पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं। ये अत्यधिक चौरस होती हैं और पौधे की वायवीय सतह का एक महत्वपूर्ण भाग बनाती हैं। इन पर अधिक संख्या में पर्णरंध्र यानी स्टोमाटा दोनों सतहों पर वितरित रहते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, जो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है वो कहाँ होता है? ये जीवित पौधों में होता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है? ये जैसे कि पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उनके द्वारा ये ज़्यादातर जो है वो आपका वाष्पोत्सर्जन किया जाता है। तो ये क्या करती हैं, जो आपका वाष्पोत्सर्जन पौधे क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं जड़ों से पानी लेते हैं अपना। तो पानी जो जब उनकी पत्तियों में आता है
जैसे पौधे होते हैं, पौधों की पत्तियों में आता है, या हरे परोर यानी जो आपका यहाँ पे आपकी जो पत्तियाँ होती हैं उसमें आपका क्या पाया जाता है, स्टोमाटा पाया जाता है यानी पर्णरंध्र पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जब आपका प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक डिस्कस किया था वहाँ पर अच्छे से बताया था, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो आपकी पत्तियाँ होती हैं उसमें आपका क्या पाया जाता है, आपका स्टोमाटा पाया जाता है। तो इसके थ्रू ये जो पानी वगैरह जो आपका यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है, तो जो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो पत्तियाँ पौधे क्या करते हैं, जो अतिरिक्त पानी होता है उसको वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं, यानी वाष्पित हो जाता है। जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो पौधों की जो आपका पत्तियाँ होती हैं उनके थ्रू क्या हो जाता है, वो पौधे जो हैं पत्तियों के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को आपका कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। आपका जैसे कि आप यहाँ पर आप जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है वाष्पोत्सर्जन, इसमें भी आपका आप इसी से समझिए क्या लिखा हुआ है, वाष्पो उत्सर्जन। यानी उत्सर्जन मतलब क्या होता है, उत्सर्जन का आपका मतलब होता है बाहर निकाला। कोई चीज़ आपकी है उसको आपके शरीर के अंदर उसको बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है, कोई चीज़ जब आप अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं उत्सर्जन। तो आपका यहाँ पर पौधे भी जो हैं वो जब उनकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा अधिक अतिरिक्त पानी जमा हो जाता है तो उसको किस रूप में निकालते हैं, वो वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका ये हो गया वाष्पोत्सर्जन के बारे में। अब इसके बाद आपका यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है उसको हम चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा गया है। क्या कहा गया है, जो आपका वाष्पोत्सर्जन है इसको क्या कहा गया है, इसको आवश्यक बुराई कहा गया है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के परिणाम स्वरूप पौधों में जल की कमी हो जाती है। क्यों जल की कमी हो जाती है, क्योंकि पौधों के पास जो पानी होता है वो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के थ्रू जो उनके अंदर पानी होता है वो उसको बाहर निकाल देती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वाष्प जो है उसको उत्सर्जित करने लगती हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें जो है पत्तियाँ जो पौधे होते हैं उनमें जल की कमी हो जाती है। अतः विशेष यानी शुष्क स्थानों के पौधे तो इसे रोकने के लिए भी अनेक उपाय करते हैं, फिर भी यह पौधों के लिए अत्यंत उपयोगी है। पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन के निम्नलिखित महत्व हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पौधों के लिए जो है वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, तो अब यहाँ पर हम इसके महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला क्या दिया हुआ है, पहला आपका यहाँ पे दिया गया है अतिरिक्त जल का निस्तारण, यानी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको पौधे किस तरीके से निकालते हैं ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पौधे भूमि से लगातार अपने मूल रोमों द्वारा परासरण व अंतःशोषण के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। तो जो पौधे होते हैं भूमि से लगातार जो है मूल रोमों द्वारा परासरण या अंतःशोषण के द्वारा जल का अवशोषण करते थे। यानी जो पौधे होते हैं वो भूमि से, यानी जब पौधे की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ें कहाँ होती हैं, भूमि के अंदर होती है, तो वहीं से जो है वो जल का जो जड़ें होती हैं जल के थ्रू ही, तो जो जड़ों के थ्रू तो जो है पौधे जल का अवशोषण करते हैं। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद शरीर में आवश्यकता की अपेक्षा यह जल कई गुना अधिक होता है, यानी जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा जो है ये जल को अपने अंदर एकत्रित कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि अतः वाष्पोत्सर्जन द्वारा अनावश्यक तथा अतिरिक्त जल पौधों के शरीर से बाहर निकालता रहता है। तो यहाँ पर आपका बताया गया है कि अतिरिक्त जल का निस्तारण किस तरीके से किया जाता है। तो जो पौधे होते हैं वो भूमि से जल का अवशोषण करते हैं और बहुत ज़्यादा जल एकत्रित कर लेते हैं, तो इनको जो है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है वो जो अतिरिक्त जल इकट्ठा हो जाता है, जो आपका एक्स्ट्रा वाटर इन पत्तियों में इकट्ठा हो जाता है, उसको ये वाष्पोत्सर्जन के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपका इसका पहला आपका महत्व हो गया वाष्पोत्सर्जन का। अब इसके बाद दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है खनिज लवणों की प्राप्ति। तो खनिज लवणों की प्राप्ति कैसे होती है इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन तथा जल के अवशोषण में एक घनिष्ठ संबंध होता है, यानी जो वाष्पोत्सर्जन होता है और जल के अवशोषण जो जल का एब्जॉर्प्शन होता है, इन दोनों में आपका एक संबंध होता है। जैसे पौधों द्वारा जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही अधिक भूमि से जल का अवशोषण होता है, यानी जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा, यानी जो पौधे हैं वो जितना जल अपने पत्तियों से बाहर निकालेंगे, तो पौधों की जो जड़ें होती हैं उतना ही जल वो भूमि से अवशोषण करेंगी, यानी उसको एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि मृदा जल में खनिज लवणों की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो यानी जो मृदा वाला जो जल होता है, यानी मिट्टी में जो जल होता है उसमें खनिज लवणों की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है।
इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौधों के द्वारा जितना अधिक जल का अवशोषण होता है उतने ही अधिक खनिज लवण इसमें घुलकर पौधों के शरीर में पहुँचते हैं। क्या लिखा हुआ है आपका कि पौधों के द्वारा जितना अधिक जल का अवशोषण होता है, तो जितना जल का जो पौधे होते हैं जितना जल अपने अंदर एकत्रित करेंगे उतना ही उनके अंदर खनिज लवण भी आएगा, और ये खनिज लवण जो है इनके अंदर मिलकर शरीर में, इन पौधों के शरीर में पत्तियों के थ्रू पूरे पौधों में पहुंचता रहता है, जो आपका ये खनिज लवण होता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिक वाष्पोत्सर्जन से रिक्तिका रस में परासरण दाब बढ़ जाता है, इस प्रकार और अधिक लवण पादप शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो आपका क्या होता है कि जब वो खनिज लवण जो है बहुत ज़्यादा शरीर उनके पौधों में एकत्रित हो जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू उसको भी वो बाहर निकालने की कोशिश किया करते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिक वाष्पोत्सर्जन से रिक्तिका रस में परासरण दाब बढ़ जाता है, यानी जो बहुत ज़्यादा अधिक जब वाष्पोत्सर्जन हो जाता है तो जो परासरण दाब होता है वो आपका बढ़ जाता है पौधों में। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि इस प्रकार और अधिक लवण पादप शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो जब वो जल से जब वो जो जड़ें होती हैं वो भूमि से बहुत ज़्यादा खनिज लवण एकत्रित करती जाती हैं, तो उनका जो दाब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो लवण होते हैं वो बहुत ज़्यादा पौधों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद तीसरा आपका क्या लिखा हुआ है, तीसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है वाष्पोत्सर्जन, कर्षण तथा रसारोहण। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आपका तीसरा महत्व। तो इसमें क्या हो आपका होता है, इसमें आपका होता है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा चूषण बल उत्पन्न होता है जो रसारोहण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे जल बड़े बड़े वृक्षों में भी उनकी अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो जो आपका लिखा हुआ वाष्पोत्सर्जन, कर्षण तथा रसायन, ये आपका क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा सिंपल में बता देती हूँ। इससे आपका क्या होता है, इससे आपका जो बड़े बड़े बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो बहुत ऊंचे पर रहते हैं, और आपका पानी जो है, जो लवण है, वो आपका कहाँ से जाता है, वो आपका जड़ से जाता है। तो उसको पहुँचाने के लिए बड़े बड़े वृक्षों तक पहुँचाने के लिए आपका जो कर्षण और रसारोहण होता है, इनके थ्रू जो है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इनका जो चूषण बल होता है, इसमें वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आपका चूषण बल जो है वो उत्पन्न होता है आपका, और जो रसारोहण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो आपका जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधों में, तो ये क्या होता है, इसमें आपका चूषण बल उत्पन्न होता है। तो इससे उत्पन्न होने से क्या होता है, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं जो बहुत ही ऊंचाई पर होते हैं, तो इसी के कारण जो है उनके तक जो है वो जो पौधों के जो खनिज लवण होते हैं उनके इसी के द्वारा जो है वो पौधों की ऊंचाई तक पहुंच पाता है। तो आपका ये वाष्पोत्सर्जन का वही एक इम्पॉर्टेंट महत्व है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही जो आपका कर्षण तथा रसारोहण की प्रक्रिया होती है, और किसके द्वारा होती है, आपका वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होती है। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है ताप का नियमन। अब ताप का नियमन इसमें क्या महत्व रखता है आपका वाष्पोत्सर्जन का, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे झुलसने से बच जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे झुलसने से बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में आपका क्या होता है, पौधे जो होते हैं जड़ों के थ्रू पानी को एकत्रित करते हैं, और जो एकत्रित पानी होता है वो धीरे धीरे जड़ों के थ्रू, तनों के थ्रू पत्तियों में फैलता जाता है। तो जहाँ पर पानी रहेगा, जहाँ पर नमी रहेगी, तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में देखिए आप इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, पौधे एकदम सूखने से लगते हैं, तो पौधे झुलसते नहीं हैं। क्यों नहीं झुलसते, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधे जो है अपने अंदर बहुत एक्स्ट्रा पानी जो है वो एकत्रित किए रहते हैं। तो इस वजह से जो है पौधे का जो ताप है वो थोड़ा सा ठीक बना रहता है, उनका संतुलन जो है वो बना रहता है। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे झुलसने से बच जाते हैं। क्यों, क्योंकि जल की वाष्प बनने के कारण ठंडक पैदा होती है। तो जो जल आपका वाष्प बनता है, तो इससे क्या होता है, इससे पौधों में जो है वो ठंडक पैदा हो जाती है, और पौधे जो है वो झुलसते नहीं हैं। और इस प्रकार गुप्त ऊष्मा के वाष्प में चले जाने के कारण उसका उपयोग पौधे ताप से बचने में करते हैं। तो जो आपका वाष्पोत्सर्जन, जो पानी पौधों के अंदर इकट्ठा रहता है, तो वाष्प के थ्रू जो है बाहर निकालते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो गुप्त ऊष्मा होती है वाष्प के रूप में चली जाती है, और पौधों में जो ताप है वो ताप से जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक टेम्परेचर जो हो जाता है गर्मियों में, तो उससे वो बच जाते हैं। और ये क्रिया किसके द्वारा आपकी संपन्न हो जाती है, ये आपका वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो जाती है। ये आपका यहाँ पे इसका महत्व हो गया वाष्पोत्सर्जन करने का। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जल का समान वितरण। अब क्या लिखा हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों के सभी भागों में पानी का वितरण जो है वो समान रूप से होता है। तो जो जल का समान वितरण किसके द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होता है पौधों में। पौधों के सभी भागों में जल किसके थ्रू आपका पहुँचता है, वाष्पोत्सर्जन के थ्रू ही आपका जल जो है वो पौधों के सभी भागों में पहुँचता है। ये आपका यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आपका क्या लिखा है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है फलों में शर्करा की सांद्रता।
क्या लिखा हुआ है कि अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं। तो फलों में जो मिठास होती है उसका भी क्या कारण हो जाता है, उसका भी कारण आपका वाष्पोत्सर्जन ही होता है। क्या होता है, आपका जो लिखा हुआ है वाष्पोत्सर्जन, यही कारण होता है आपका फलों के मीठा होने का। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है यांत्रिक ऊतकों व आवरण का निर्माण। क्या लिखा हुआ है इसमें आपका लिखा है कि अधिक वाष्पोत्सर्जन से पौधों में अधिक यांत्रिक ऊतकों की वृद्धि होती है, जिसके कारण पौधे मजबूत होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, वाष्पोत्सर्जन का ये भी महत्व है कि अगर अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है तो जो पौधे होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, उनकी जड़ें भी अच्छी होती है, मजबूत होती है, और उनमें जो है वो पोषण वगैरह सब कुछ अच्छे से मिलता रहता है, उनमें पानी की कमी नहीं होती है। ये सारी चीज़ें आपका वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही यहाँ पौधों में संपन्न हो पाती हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है कि ये ऊतक पौधे की जीवाणुओं, कवकों आदि से भी रक्षा करते हैं। तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये आपके पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे पौधों की जो लाइफ होती है वो भी बढ़ती है, पौधे जो है बहुत मजबूत बनते हैं। और इसके अलावा जो पौधों में बहुत जीवाणु लग जाते हैं, कवक लग जाते हैं, या जो बहुत सारे जीवाणु उनके ऊपर आ जाते हैं, तो उससे भी इनकी रक्षा हो जाती है वाष्पोत्सर्जन के कारण। और इसके बाद लिखा कि विशेषकर बाहरी भागों पर बने उपचर्म आदि के आवरण से। तो ये आपका यहाँ पे लिखा है, यानी जो बाहर जो पौधे के बाहरी वाले भाग होते हैं उनमें भी कई तरह के जीवाणु, कवक वगैरह लग जाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन से जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती हैं, और पौधे की जो है वो रक्षा भी होती रहती है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वाष्पोत्सर्जन का। तो यहाँ पर आपको मैंने आपके यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए हैं। तो ये दोनों ही प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ये क्वेश्चन आपसे अति लघु, लघु या आपसे मल्टीपल में भी पूछा जाता है। तो अगर आप ये बड़ा वाला प्रश्न जो है इसको अच्छे से याद कर लेंगे, सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाती हैं। अब इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा वाष्पोत्सर्जन के बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर आपका जो ये क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन, ये आपसे जो अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए तो शॉर्ट में आपसे क्या पूछेंगे, शॉर्ट में आपसे पूछेंगे कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, बस इतना आपसे पूछेंगे। तो अगर आप बड़े वाले क्वेश्चन यानी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अच्छे से याद करे रहेंगे, अच्छे से तैयार करे रहेंगे, तो इससे आपके जो है शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट और मल्टीपल सारे क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में बता दिया, और वाष्पोत्सर्जन के जो महत्व हैं उसको भी यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आई होप आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाए होंगे। और आज की वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। तो अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी आपका जो ये क्वेश्चन है आपका लॉन्ग, ये अभी कम्प्लीटली फिनिश नहीं हुआ, इसके आगे के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।